बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से हो। है आज हम चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करें हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये सेलुलर रिस्पायरेशन ही टाइप है। इससे पिछली वीडियो में हमने एनएरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ी थी। आज हमने एरोबिक रिस्पायरेशन इस वीडियो में पढ़नी है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये रिस्पायरेशन होती है। ऑक्सीजन ही प्रेजेंस में जब भी फूड ही ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन है नाम से जानी जाती है। और ऑक्सीजन ही प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जब फूड ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो तो उसके साथ जो एनर्जी पैदा होती है वो भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इससे पहले एनएरोबिक रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा था कि ओनली 2% एनर्जी इज रिलीज्ड, क्यों है वहां पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं था। और ऑक्सीजन जब मौजूद नहीं होता तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट बदल जाती हैं, या तो एथानॉल बन रही थी या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा था वहां पे। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। ग्लाइकोलाइसिस है, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, बहुत स्टूडेंट्स इसके ऊपर ऐसे ऊपर ये इस तरह एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये नहीं लगानी। तो ये क्रेब्स साइकिल ऐसे ये नहीं लगानी, क्रेब्स साइकिल। इसके बाद ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता है साइटोसोल में। साइटोसोल सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नाउन एज साइटोसोल, या लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नाउन एज साइटोसोल। बाकी ये जो 3 स्टेप्स हैं, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये विद इन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर होते हैं। सिर्फ ये स्टेप जो है ये साइटोसोल में होता है। इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है उसमें ये सेम स्टेप है। इससे पहले हम पहला स्टेप स्टडी करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस लफ्ज है ये 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये जो पहला लफ्ज है ग्लाइको, इसका मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी ये पहले स्टेप में ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये टूट है 2 कंपाउंड बनाता है 3-3 कार्बन वाले, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूटे है 3-3 कार्बन में। यानी कार्बन जो है वो अमाउंट पूरी रहे 6 ही रहे हैं, लेकिन अब ये 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट गए है। इस ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे। अब ये 3 साइंटिस्ट ने ये पाथवे ग्लाइकोलाइसिस जो है ये डिस्कवर किया था। इम्बेडन, मेयरहोफ, परनास। ई से इम्बेडन, EMBDEN, इम्बेडन, मेयरहोफ, MEYERHOFF, मेयरहोफ, परनास, PARNAS, परनास। ये 3 साइंटिस्ट थे, इम्बेडन, मेयरहोफ एंड परनास। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है ये डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इस पाथवे का दूसरा नाम है EMP पाथवे। तीनों साइंटिस्ट है, नाम है जो पहला अल्फाबेट है उसे जोड़ है EMP पाथवे बना दिया। इसमें होता है डेफिनेशन, ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज। हेक्सोज जो है ये ग्लूकोज होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो उसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ऑफ
पायरोविक एसिड जो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनते हैं बाय एंजाइमेटिक सीरीज ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन से सीरीज से मतलब ये सिलसिलावार रिएक्शन होते हैं जिससे एंड पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पायरोविक एसिड बनती है। काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं, साइटोसोल है अंदर है, तब जाके जो है वो पायरोविक एसिड बनता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ईएमपी पाथवे के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरत नहीं होती। अब ऑक्सीजन ही जब ज़रूरत नहीं है तो इस पाथवे में अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन ही इक्वेशन लिखते हैं तो ये है C6H12 O6 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस स्टेप पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जो है ये इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन ही अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में ही क्यों होता है, किसी और जगह क्यों नहीं होता? तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में या ईएमपी पाथवे में जो एंजाइम इस्तेमाल होने हैं वो एंजाइम जो है वो साइटोसोल में डिजॉल्व्ड है, यानी साइटोसोल है अंदर प्रेजेंट है। तो इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोसोल है अंदर होती है। एंजाइम्स एटीपी एनएडी आर एसेंशियल फॉर दिस पाथवे। इस पाथवे को रन करने के लिए 3 चीजें चाहिए, एंजाइम, एटीपी, एनएडी। अब ये जो एंजाइम है ये भी साइटोसोल में पड़े हैं। एटीपी हालांकि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन है रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, एटीपी प्रोड्यूस करवाने हैं, लेकिन वो खैर है यहाँ पे एटीपी एसेंशियल है। इस पाथवे को चलाने के लिए शुरू में 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो सेल में ऑलरेडी 2 एटीपी होने चाहिए ताकि ये एक दफा पाथवे चल ले, उससे बाद जो है वो एनर्जी जो है वो हाई अमाउंट में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। एनएडी जो है ये NADH में यानी ये रिड्यूस में हो जाता है, यानी ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये भी चाहिए। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है फर्दर 2 फेजेस पे डिपेंड होता है, यानी एक है इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज उसे बोलते हैं जहां पे हमने ये 2 एटीपी इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ पे हमने पाथवे को चलाने के लिए 2 एटीपी देने हैं, इसलिए इस फेज का नाम है इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज, यानी ग्लूकोज को हमने प्रिपेयर करना है पायरोविक एसिड में टूटने के लिए। दूसरा पे ऑफ फेज, इस फेज में जाके हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाए है, इस फेज में इस्तेमाल हो है, इस फेज में हमें मिलना शुरू हो जाए है और इसमें ऑक्सीडेशन होती है। क्यों है? NAD जो है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाता है और रिड्यूस हो जाता है। जाहिर बात है जब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होनी है तो ये रिड्यूस ही होना है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज रिडक्शन। तो इस फेज में ऑक्सीडेशन फेज में पी ऑफ फेज में हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज हमारे सेल में वो वाहिद रेस्पिरेटरी फ्यूल है जिससे हम एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम बायोमॉलिक्यूल वाला जो है चैप्टर नंबर 2 अगर हम उसमें लिपिड्स पढ़ें तो लिपिड्स में हम कहते हैं लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिपिड में कार्बोहाइड्रेट की निस्बत जो है वो एनर्जी डबल होती है, लेकिन लिपिड को भी पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में उससे होता है। डायरेक्ट आप लिपिड से भी इस पाथवे के जरिए से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, आप पहले लिपिड्स हो ग्लूकोज में कन्वर्ट करें हैं, ग्लूकोज को बाद में फिर जो है वो इस पाथवे के जरिए से आप एनर्जी लें है। तो पहला स्टेप है ग्लूकोज, ये टोटल
10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं जिन्हें अंदर ये वाला पाथवे होता है। तो ये पाथवे है, पहला स्टेप है ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एटीपी अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और एक फास्फेट जो है वो अलहदा कर लेता है। हाइड्रोलाइसिस से ये जो फास्फेट एटीपी जो है टूटता है एडीपी में, तो एडीपी के साथ एक फास्फेट रिलीज होता है। ये फास्फेट जो है वो ग्लूकोज से कार्बन नंबर 6 पे जाके अटैच हो जाता है। दोबारा सुने, ग्लूकोज है, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, एटीपी चेंज हो गया एडीपी में, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट में एक फास्फेट अलहदा हुआ। वो जो फास्फेट अलहदा हुआ वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जाके अटैच हुआ। कार्बन नंबर 6 पे उस फास्फेट को अटैच करवाने वाला जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आपने पढ़ा हुआ है एंजाइम चैप्टर में, हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, तो ये एंजाइम इस स्टेप के लिए है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है वो इस फास्फेट को उठाएगा, ग्लूकोज से कार्बन नंबर 6 पे अटैच करवाएगा और इस स्टेप का नाम है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन आपने एक फास्फेट ऐड किया है तो उसे हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन, यानी स्टेप नंबर 1 है फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज ही आप फास्फोराइलेशन कर रहे हैं। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया क्योंकि अब कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट यानी फास्फोरस है अटैच है। तो अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये आइसोमरेज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। आइसोमरेज एंजाइम है जो आइसोमर प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट भी जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब सवाल ये पैदा होता है तो जब ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ही रहने देते, इसे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदलने की जरूरत क्या थी? जो है अगला पाथवे जो है एंजाइम जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे एक्ट करता है, वो उस सबस्ट्रेट के लिए जरूरी है। ये वाला एंजाइम कभी भी इस सबस्ट्रेट पे अटैच नहीं होता, लिहाजा हमें आइसोमरेज करवाना पड़ता है, आइसोमर बनाना पड़ता है। आइसोमरेज एंजाइम जो है इस स्टेप का नाम है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन इसमें आइसोमर बनता है, आइसोमेराइजेशन में आइसोमर बनता है। आइसोमर क्या बना? फ्रुक्टोज है 6 फास्फेट, अभी भी कार्बन नंबर 6 पे जो है वो एक फास्फेट अटैच है। अब आया एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। दोबारा सुने, एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब ये फ्रुक्टोज ही फास्फोरस ऐड करेगा। काइनेज एंजाइम जहाँ पे भी आएगा, ये वर्ड काइनेज यहाँ पे भी आएगा, ये फास्फोराइलेशन ही करवाएगा, फास्फेट ऐड करेगा। तो फास्फोफ्रुक्टो जो है इसने फ्रुक्टोज में एटीपी यानी फास्फोरस अटैच करवाना, तो इसका नाम भी है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और स्टेप का नाम है फास्फोराइलेशन। स्टेप का नाम है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन जो है अब ये एक और एटीपी से फास्फोरस अटैच करवा रहा है, तो फास्फोराइलेशन स्टेप का नाम है। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है और एडीपी से एक फास्फेट अलहदा होता है। ये फास्फेट अब फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, कार्बन नंबर 6 पे ऑलरेडी फास्फेट अटैच था, फास्फोरस एटम अटैच था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच हो है। अब ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है।
अब ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये टूट जे है 2 हिस्सों में टूट जे है। तीन कार्बन वाले 2 कंपाउंड में ये टूटे है। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन में एंजाइम आता है एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है ये 6 कार्बन वाले हो 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में तोड़ दे हा। एक कंपाउंड बने हा डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। दोबारा नाम सुन ले, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। दूसरा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। बाद बुक्स में इसकी एब्रीविएशन लिखा होता है G3P। जी से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, फास्फेट इसे G3P भी बोलते हैं और ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये दोनों आपस में आइसोमर होती हैं एक दूसरे के, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं आइसोमरेज एंजाइम की वजह से। तो अब ये स्प्लिटिंग रिएक्शन है, 3 कार्बन वाले 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अब ये जो नीचे सारे रिएक्शन दिए हुए हैं ना, ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से भी चलते हैं, ये डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट से भी चलते हैं। अब जो है व्हाइट बोर्ड पे जहाँ थोड़ी है और वैसे भी समझाने के लिए एक ही स्टेप वाले मैंने चला दिए हैं, बाकी ये वाले जो है मैंने छोड़ दिए हैं। अब जो स्टेप यहाँ पे हो रहे हैं ना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से, वही स्टेप यहाँ पे भी हो रहे हैं डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट से। तो हम एक ये इस साइड वाले चलाते हैं स्टेप, ये वाले अभी छोड़ देते हैं, जो इधर होगा वही इधर होगा। ठीक है जी, ये रिएक्शन था फर्स्ट, ये है सेकंड रिएक्शन, ये है नंबर 3 रिएक्शन, नंबर 4 रिएक्शन, और एल्डोलेज की वजह से ये है 5वां रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो पहले 4 स्टेप हैं जिसमें फास्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, फास्फोराइलेशन और ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये 4 रिएक्शन जो हैं ये आप ही इन्वेस्टमेंट फेज में आते हैं, प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। ये जो 4 रिएक्शन हैं ये आप ही इन्वेस्टमेंट फेज में, प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। अब यहाँ पर ये एटीपी टूट है एडीपी में कन्वर्ट हुआ है, ये एटीपी टूट है एडीपी में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब है ये एटीपी यूज हुआ है। यहाँ पे फिर दोबारा एटीपी टूट है एडीपी में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर भी ये एटीपी यूज हुआ है। तो हमने कहा था एटीपी एसेंशियल फॉर दिस पाथवे, इस पाथवे के लिए एटीपी जरूरी है। वो ये 2 एटीपी जरूरी हैं जो शुरू में हमें एक दफा इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ती है। अब ये जो 3 है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है, अब यहाँ पर इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट पे 2 एंजाइम एक्ट करते हैं। इस स्टेप पे 2 एंजाइम एक्ट करते हैं। एक तो एंजाइम जो है वो डीहाइड्रोजनेशन करवाएगा। अब डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। तो इस स्टेप पे पहले तो ऑक्सीडेशन होती है, फिर यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट पड़ा होता है साइटोसोल में, ये अटैच करवा देता है, यानी है फास्फोराइलेशन भी है, डीहाइड्रोजनेशन भी है। तो इस स्टेप का नाम है, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ये स्टेप नंबर 6 है, ये 6th स्टेप है और इसका नाम है डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन और
फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, ये दो जो हैं ये यहाँ पर होते हैं। अब डिहाइड्रोजनेशन के लिए एंजाइम आया फास्फोग्लाइसरेट डिहाइड्रोजनेशन, फास्फोग्लाइसरेट डिहाइड्रोजनेशन, ये एंजाइम आए है, ये NAD पॉजिटिव हो, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हो, चेंज है रहेगा NADH में। अब NAD पॉजिटिव है, इसे यहाँ पे NADH2 बनाते हैं। अब ये NADH2 जो है, अब NAD पॉजिटिव है, पास एक ही प्रोटॉन हो अकोमोडेट करने ही प्लेस होती है, लेकिन ये जो दूसरा प्रोटॉन है वो उसके साथ अटैच होता है, लेकिन सही से प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, रहता साथ ही है। तो हम बाज दफा सिंपली लिख देते हैं NADH2, लेकिन असल जो मेथड है वो है NADH प्लस प्रोटॉन साथ अटैच होता है। तो अब यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, यहाँ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 प्रोटॉन रिमूव होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। वो जो 2 प्रोटॉन रिमूव होते हैं वो NAD के साथ अटैच हो है, NADH प्लस प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन, यानी इस स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुई। इसका मतलब है डिहाइड्रोजनेशन जो है वो असल में ऑक्सीडेशन ही है, इसीलिए दूसरी फेज का नाम हमने बताया था ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। तो एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस पड़ा हुआ है साइटोसोल में, वो फास्फोराइलेशन हो जाएगी, यानी फास्फोकाइनेज आ जाएगा, और फास्फोकाइनेज आके इस फास्फोरस को अटैच करवा देगा। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ऑलरेडी अटैच है, ये फास्फेट अब अटैच हो है कार्बन नंबर 1 पे, इससे बनेगा 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, या इसका दूसरा नाम बनेगा 1,3-bis फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये दो नाम है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट या 1,3-bis फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ से ये बात याद रखनी है, जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से चीज बनी है ये वाली, ये सेम इधर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से भी यही बनी है, यानी ये 2 पाथवे अब पैरेलल चले हैं। अब 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है या ग्लिसरेट जो है, इससे एक फास्फोरस उतरना है, रिमूव होना है। वो जो फास्फोरस रिमूव होना है ना, जो पहले साइटोसोल से इनऑर्गेनिक फास्फेट उठाया था, अब वो फास्फोरस जो है वो रिमूव होना है, अब वो ADP के साथ अटैच होगा। जब ADP के साथ अटैच होगा इसका मतलब है अब ATP बनना है। तो ATP बने हैं, पहले यूज हुए थे अब बनने हैं, जब बनने हैं तो फिर पे ऑफ फेज है, यानी अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या पे ऑफ फेज में ATP बनने हैं। तो यहाँ से जो है वो कार्बन नंबर 1 पे जो इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हुआ था वो उतर जेहा, और उसे उतारने वाला जो एंजाइम है वो है फास्फोग्लिसरेट काइनेज, ये ADP हो ATP में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से ATP बनेगा। इसका मतलब है इस पाथवे में ATP बन रहा है तो इस पाथवे में भी ATP बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, इस पाथवे को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस स्टेप को हमने बोला था डिहाइड्रोजनेशन और फास्फोराइलेशन। अब यहाँ पे ATP बन रहा है तो ऐसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस स्टेप पे ATP ही सिंथेसिस हो रही है, और यह स्टेप नंबर 7 है। टोटल 10 स्टेप हैं।
तो अब सातवें स्टेप पे एटीपी फार्मेशन हुई और ये जो कार्बन नंबर 1 वाला फास्फोरस था वो एडीपी है साथ अटैच हो है, एटीपी बन गया। अब बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी 3 कार्बन वाला क्यों है, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस अटैच है। अब ये जो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस अटैच है, हमने वो कार्बन नंबर 3 से हटानी है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच करवानी है। यानी स्ट्रक्चर वही है, चीज वही है, बस कार्बन नंबर 3 से फास्फोरस हटा है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच करवानी है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज हो या पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो, बाकी स्ट्रक्चर वही हो, उसे हम बोलते हैं ये म्यूटेशन हुई या म्यूटेज हुआ है। इसके लिए एंजाइम होता है म्यूटेज। तो फास्फोग्लाइसरिक म्यूटेज एंजाइम होता है और इस रिएक्शन का नाम है आइसोमरिज्म। यानी ये आइसोमर ही बना है, यानी बना म्यूटेज एंजाइम की वजह से, लेकिन ये आइसोमरिज्म है। यानी स्टेप नंबर 8 है आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन। आइसोमेराइजेशन है 8वां स्टेप। इसमें फास्फोग्लाइसरिक म्यूटेज एंजाइम जो है ये 3 फास्फोग्लाइसरेट को कार्बन नंबर 3 से फास्फेट हटाया और कार्बन नंबर 2 पे फास्फोरस अटैच करवा दे। इसे बोले हैं अब 3 ही बजाय 2 फास्फोग्लिसरेट। कंपाउंड अभी भी 3 कार्बन वाला है, बस फास्फोरस तीसरे से दूसरे पे आ गई है। तो अब इसे बोले हैं 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 2 फास्फोग्लिसरेट और ये स्टेप नंबर 8 था। इसके बाद 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से या 2 फास्फोग्लिसरेट से वाटर रिमूव होता है, इसे रिमूवल ऑफ वाटर है नाम से जाना जाता है। इस स्टेप का नाम है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, या इस स्टेप का नाम है, इस स्टेप का नाम है जी रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव होता है। इस स्टेप पे इस वाटर को रिमूव करवाने के लिए जो है यहाँ पर इनोलेज एंजाइम आता है। ये इनोलेज जो है वो वाटर, इस स्टेप का रिमूवल ऑफ वाटर है। अलावा दूसरा नाम भी है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर के लिए एंजाइम चाहिए इनोलेज। इनोलेज एंजाइम एक्ट करे है 2 फास्फोग्लिसरेट पे, ये बना दे है फास्फोइनोल पायरोवेट, पेप। इसका दूसरा नाम है पेप, इसे पेप भी बोलते हैं, सिंपल एब्रीवेट करें तो। फास्फोइनोल पायरोवेट जो है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पे अब 3rd नंबर कार्बन पे फास्फोरस अटैच है। अब ये जो 3rd नंबर कार्बन पे फास्फोरस अटैच है, इसे फास्फोरस को हटा दिया जाएगा। एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्टेप पे जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है पायरोवेट काइनेज। पायरोवेट काइनेज जो है ये फास्फोइनोल पायरोवेट को चेंज कर देगा पायरोविक एसिड में। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 2 बने हैं, पायरोविक एसिड 2 बने हैं। क्यों सर बताएं ये क्यों बनते हैं? तो ये पाथवे हमने ये वाला चलाया, ये वाला जो पाथवे चलेगा उसमें भी तो पायरोविक एसिड बनना है। तो जब पायरोविक एसिड बनना है तो यहाँ पर 2 पायरोविक एसिड बने हैं। अब ये 2 फास्फोग्लिसरेट से जब फास्फोइनोल पायरोवेट बनता है तो ये स्टेप नंबर 9 है। अब जब पेप से पायरोविक एसिड बनता है तो ये स्टेप नंबर 10 है और इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस स्टेप का नाम है जी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी।
तो इस तरह ये 10 स्टेप पर मुश्तमिल एक पाथवे है जिसका नाम है EMP पाथवे। इस EMP पाथवे में ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो इस मुख्तलिफ रिएक्शन से होता हुआ हमें पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देता है। अब फर्दर जो स्टेप हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो पायरोविक एसिड से फर्दर रन होने। यहाँ पे किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हो जाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में और एरोबिक रिस्पायरेशन में ये स्टेप जो है ये सेम है। एनएरोब्स में ऑक्सीजन जारी बात होती नहीं है, एरोब्स में ऑक्सीजन होती है, लेकिन इस स्टेप को जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये होती है। अब हम कैलकुलेट करें हैं एनर्जी बजट, यानी इस पाथवे में हमने कितने एटीपी प्रोवाइड किए हैं और बदले में हमें एटीपी मिले कितने हैं। एनर्जी बजट, अब यहाँ पर एक एटीपी ये स्टेप नंबर 7 पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट में बना था, तो यहाँ पर एक एटीपी ये बना है, एक एटीपी ये बना है। अगर ये इस पाथवे में एटीपी बना है तो इस पाथवे में भी बना है, इसका मतलब है इस स्टेप नंबर 7 पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे चलते जाएं तो ये फास्फोइनोल पायरोवेट से पायरोविक एसिड से मॉलिक्यूल 2 बने हैं, तो यहाँ पे भी एटीपी 2 बने हैं, यहाँ पर भी एटीपी 2 बने हैं। क्यों है? एक पाथवे ये चल रहा है, दूसरा पाथवे ये चल रहा है, इसका मतलब है 2 जमा 2 बराबर 4 एटीपी पैदा हुए हैं। एटीपी जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो नंबर ऑफ एटीपी जो है वो 4 हैं। 4 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेशन फेज में 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज भी हुए हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे नेट यील्ड ऑफ एटीपी जो है वो 2 है। 4 पैदा हुए थे, 2 यूज हुए, 2 एटीपी यहाँ पर बचे, यानी नेट यील्ड हमें 2 एटीपी बने। अब NADH जो है यहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ है, NADH, इसका मतलब है इस पाथवे में NADH बना है तो इस पाथवे में भी NADH बना है, तो NADH प्लस प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2। H2O प्रोड्यूस, वाटर कितने प्रोड्यूस हुए हैं? वाटर है मॉलिक्यूल इस पाथवे में भी एक प्रोड्यूस हुआ है, इस पाथवे में भी एक प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं 2 प्रोड्यूस हुए हैं। इसके बाद पायरोविक एसिड कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 2। ये एनर्जी बजट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये एमडी फैट है पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो एनर्जेटिक्स एमडी फैट है सिलेबस में शामिल होता है। जब सिलेबस में शामिल है तो 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंडर आते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लस सेलुलर रिस्पायरेशन। आप हमारी इसी बायो एनर्जेटिक चैप्टर नंबर 4 है जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑलरेडी जो है वो फोटोसिंथेसिस है टॉपिक पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप वो सुने, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो है। तो ये जो एनर्जी बजट है ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसमें यूज कौन सी चीज़ें हुई हैं, इसमें प्रोड्यूस कितनी हुई हैं। अब हम दोबारा देखते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन ही इक्वेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए और 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर
आपने ये बात याद कर लेनी है, 2 वाटर मालिक्यूल प्रोड्यूस हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, 4 मालिक्यूल अब बचे हैं जो हमने प्रोड्यूस करवाने। टोटल 6 प्रोड्यूस होते हैं, 2 हमने प्रोड्यूस करवा दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अभी किसी स्टेप पे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई, ऑक्सीजन यहाँ पे किसी स्टेप में यूज नहीं हुई, ग्लूकोज मालिक्यूल यूज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस है ये डिटेल से कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल, ये 2 स्टेप जो हैं ये कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोसोल में होता है, ये MCQ है, ये MCQ है। इसके अलावा ये आपको स्टेप्स के नाम और स्टेप्स में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है ये सारे जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। और ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है, MD हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो यहाँ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और नंबर 3 पे आता है ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रैब साइकिल है। ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो फी मानिल्लाह।